गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। 2 सितंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ कहां मिलेगी आपको? क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से आप पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पैरालंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया जा रहा है। यहां पर पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है प्रीति पाल। आंसर सी हो जाएगा। यहां पर आप इमेज देखिए, प्रीति पाल है ये। प्रीति पाल की बात करें तो भारत की पैरा एथलीट है जिन्होंने 100 मीटर T35 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इन्होंने इस 100 मीटर रेस में, 100 मीटर T35 इवेंट है, तो 100 मीटर रेस में 14.21 सेकेंड के समय लेकर इस रेस को कंप्लीट किया है। देखिए, आपको यहां पर जो T35 क्लास है, कैटेगरी है, उसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ऐसे एथलीट, आपको यह तो समझ में आ रहा है कि पैरालंपिक है तो फिजिकली चैलेंज्ड अगर एथलीट है तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब इनमें वो एथलीट जो कि ग्रॉस मोटर कंट्रोल में जिनके समस्या होती है, मतलब चलने में प्रॉब्लम है, दौड़ने में प्रॉब्लम है, संतुलन बनाने में प्रॉब्लम है, तो ऐसी कोई मेन जो नस होती है, नाड़ी होती है, उसमें अगर समस्या है तो ये कैटेगरी होती है T35 कैटेगरी। ठीक है, तो 100 मीटर रेस में T35 इवेंट में हमारे लिए मेडल लेकर आई है, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है प्रीति पाल। ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत के मुजफ्फरनगर, कहां पर आता है जानते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती है प्रीति पाल। अब ब्रॉन्ज अगर ये जीती है तो हमें सिल्वर और गोल्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। इस इवेंट का गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दोनों ही चाइना ने अपने नाम किया है। चाइना की झोउ जिया, इन्होंने गोल्ड जीता, और चाइना की ही गुओ कियान इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है 100 मीटर T35 इवेंट का। और भारत की प्रीति पाल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। आपको पता है अवनी लेखरा अभी मेडल लेकर आई है पैरालंपिक में, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट सेशन में वैसे हमने डिस्कस किया था। तो अवनी लेखरा ने शूटिंग में विमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी का गोल्ड जीता, और इसी कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता है भारत की मोना अग्रवाल ने। और मनीष नरवाल की बात करें तो इन्होंने शूटिंग में हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में। तो इनको भी याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार ने 4 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 4 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। ठीक है, यहां पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC की बात करें तो यह नवरत्न कंपनी नहीं है, बल्कि महारत्न कंपनी में इसे शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम नवरत्न कंपनी का दर्जा किस किस को दिया गया उसकी बात करते हैं। देखिए, 30 अगस्त को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को नवरत्न का दर्जा दिया। मैं आपको काफी बार बता चुका हूं मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली टर्नओवर के आधार पर डिफरेंस होता है, और अगर नवरत्न का दर्जा है, महारत्न का दर्जा है, तो इस आधार पर आप वो कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कितने करोड़ रुपए का डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकती है, इस आधार पर इनको 3 कैटेगरी में नॉर्मली डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब 4 कंपनियां जिन्हें हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया, कौन कौन सी है? रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सतलज जल विद्युत निगम और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ये चारों कंपनियां हाल ही में नवरत्न कंपनियां बनी हैं। एक एक करके चारों की थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यह कंपनी
इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली एक इंपॉर्टेंट टेली कम्युनिकेशन कंपनी है। ठीक है, यह कंपनी प्रमुख रूप से इंडियन रेलवे के लिए ब्रॉडबैंड और वीपीएन सर्विस प्रोवाइड करती है। कौन? रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी के लिए काम करने वाली एक कंपनी है भारत में, सरकारी क्षेत्र की। सतलुज जल विद्युत निगम की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है पावर सेक्टर की कंपनी है, यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है। और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि यह इंडियन गवर्नमेंट की एक प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है। तो इन चारों को ही हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और पीएफसी जिसकी हमने बात की थी, जो हमारे ऑप्शन में था हमारा आंसर, यह महारत्न कंपनी है भारत की। ठीक है, देखिए यहां पर इन चारों को मिलाकर नवरत्न कंपनियों की संख्या हो जाती है भारत में 25। वैसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में जानते हैं कि ये कंपनियां क्या है? ऐसी कंपनियां जिनको नॉर्मली गवर्नमेंट संचालित करती है। गवर्नमेंट का इन कंपनियों में 51% या उससे ज्यादा शेयर होता है। आधे से ज्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की होती है, इंडियन गवर्नमेंट की। ये अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हो सकती है, जैसे एनर्जी, माइनिंग, फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन, है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए काम करना, देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देना, यह नॉर्मली काम होता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पीएसयूज के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो इन्हीं में से 4 कंपनियों को हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। बता चुका हूं मैं कौन कौन सी है। इनको मिलाकर भारत में नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई? 25। वर्तमान में भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं और मिनी रत्न कंपनियों की 2 कैटेगरी होती है। तो अप्रोक्स मिलाकर 70 मिनी रत्न कंपनियां हैं वर्तमान में भारत में। ओके, तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। डिफरेंस तीनों में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, तो यहां पर मैंने आपको डिफरेंस नहीं बताया है। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं फ्रेंड्स। आप सभी के लिए इंग्लिश वोकेबलरी की ई बुक अवेलेबल है काफी नॉमिनल चार्जेस में। ओके, ओनली 49 रुपीज में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहां पर जो वोकेबलरी की ई बुक है वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलने वाला है। सेंटेंस कैसे यूज किया जाता है ये भी आपको पता चलेगा। रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से हैं वोकेब के, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको इस कोर्स में सिंगल में मिल जाएगी, इस ई बुक में अवेलेबल है। तो नॉमिनल सा चार्जेस से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट आता है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है, वहां पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों के लिए, सैनिकों के लिए और उनके परिवारों की सहायता के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो रिटायर्ड जितने भी सैनिक हैं और उनके जो आश्रित परिवार हैं, जिन सैनिकों की मृत्यु भी हो चुकी है, तो उनके जो आश्रित परिवार हैं उनके लिए, उनकी सहायता के लिए इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अनाउंस कुछ समय पहले ही किया गया था, प्रोजेक्ट नमन। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सुर्खियों में इसलिए है, 2023 के लास्ट में इसे अनाउंस किया जा चुका था। अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इस प्रोजेक्ट के तहत इसका फर्स्ट फेज शुरू किया गया है। जो पेंशनर्स हैं, है ना, जो सैनिक हैं जो पेंशन अभी लेते हैं, रिटायर हो चुके हैं, या फिर ऐसे सैनिक जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार के जो लोग हैं, उन परिवारों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए नॉर्मली इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट नमन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर ही इसका अनाउंसमेंट किया गया था, एंड में 5 सितंबर 2023 को, और अब इसे लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा फर्स्ट फेज के रूप में, है ना। प्रोजेक्ट के तहत एक्स आर्मी मैन, सर्विसमैन, शहीद सैन्य कर्मियों के जो परिवार है उनकी शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किए जाने वाले हैं। उनकी कोई भी मदद है तो वो इंडियन आर्मी करेगी आगे रहकर।
प्रोजेक्ट नमन के तहत। अरब सागर में आने वाला चक्रवात असना का नामकरण किस देश ने किया है? तो देखिए, अरब सागर में हाल ही में एक तूफान देखने को मिला है इस जगह पर पर्टिकुलर, इसका नाम है तूफान असना। ठीक है, इसका नामकरण करने का श्रेय दिया जाता है पाकिस्तान को। किसे? पाकिस्तान को। अरब सागर में आया है तूफान। देखिए, यह पर्टिकुलर आपको इंडिया का गुजरात का तट दिखेगा और यह आपको एक तूफान का एरिया दिखेगा, असना तूफान है ना। देखिए, साइक्लोन क्या होते हैं, तूफान क्या होता है, पहले हम एक छोटी सी चीज को समझते हैं कि तूफान क्या होता है। देखिए, तूफान जब गर्म हवाएं, ठीक है, वायुमंडल में ऊपर उठती है और उस प्लेस को ठंडी हवाएं भरने के लिए आती है, तो वहां पर एक बोल सकते चक्र जैसा क्रिएट होता है और यहां पर तूफान की उत्पत्ति होती है। तूफान में नॉर्मली अगर आप देखेंगे राउंड जैसा होता है और मिड में, तूफान के मध्य में, केंद्र में निम्न वायुदाब का केंद्र निर्मित होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्मित होता है। और वहीं पर बाहरी एरिया देखें तो वहां पर हाई एयर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, उच्च वायुदाब। तो बीच में निम्न वायुदाब और बाहर, उसके सर्कल के बाहर उच्च वायुदाब की स्थिति दिखती है। ओके, तो चक्रवात के बीच में एक जगह होती है जिसे लो प्रेशर सेंटर कहा जाता है, निम्न वायुदाब होता है इसलिए। बहुत ही तेज हवा भी चलती है तूफान के साथ, कभी कभी 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से हवा चलती है। काफी हैवी रेन भी देखने को मिलती है जब चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं। अब इसी तरीके का एक साइक्लोन देखने को मिला है अरब सागर में, आसना इसे नाम दिया गया है। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अरब सागर में इस तूफान के लिए एक चेतावनी जारी की थी क्योंकि यह गुजरात से टकराने वाला है। पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया है, उर्दू भाषा का शब्द है आसना। इसका अर्थ जानते क्या होता है? जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए उसे उर्दू में कहा जाता है आसना। तो पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया। ठीक है, अब यह गुजरात के तट पर टकराने वाला है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार अगस्त माह में 1891 से अगर काउंट करें 2023 तक, तो 3 बार अगस्त मंथ में तूफानों को डिटेक्ट किया गया, 1976, 1964 और 1944। ठीक है, ये 4 बार साइक्लोन देखने को मिले हैं अरब सागर में अगस्त माह में पर्टिकुलर। अभी कौन सा आया? आसना, है ना। नामकरण किसने किया? पाकिस्तान। चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा कमेटी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो के हेमा कमेटी, जिसे केरल सरकार के द्वारा, केरल सरकार ने, है ना, केरल सरकार के द्वारा जिसे गठित किया गया था, फिल्म उद्योग से संबंधित एक कमेटी है। काफी सुर्खियों में भाई, बहुत ही इनकी रिपोर्ट पर एक मतलब जलजला सा आ गया है, भयंकर एक विवाद का हिस्सा हो गई है ये रिपोर्ट, के हेमा कमेटी। देखिए, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, केरला में मलयालम लैंग्वेज है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के खिलाफ जो समस्याएं आती है ना, उन पर एक कमेटी का गठन किया गया था के हेमा कमेटी के नाम से। के हेमा अध्यक्ष थी, तो कमेटी का नाम पड़ा के हेमा कमेटी। इसने अपनी रिपोर्ट दी है और इसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ जो यौन शोषण, सेक्सुअल एब्यूज होता है, जो इलीगल उन पर बैन लगाए जाते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो ड्रग्स और नशीले पदार्थों की गिरफ्त में एक्ट्रेसेस को धकेल दिया जाता है, उसके बारे में बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, गंभीर आरोप लगाए हैं पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पे। के हेमा कमेटी की रिपोर्ट है। ठीक है, 2017 में केरल गवर्नमेंट ने इस कमेटी का गठन किया था कि भैया महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं उनका अध्ययन किया जा सके। तो 3 सदस्यीय कमेटी थी जिसकी अध्यक्ष बनाई गई थी जस्टिस के हेमा। 3 सदस्यीय कमेटी है, हम अध्यक्ष याद रखेंगे, अध्यक्ष के हेमा, इसलिए कमेटी का नाम है के हेमा कमेटी। और इनकी रिपोर्ट है भाई, महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनका अध्ययन करना था, सेक्सुअल हैरेसमेंट और जेंडर इनइक्वलिटी कितनी होती है। तो इन्होंने तो पूरा पोथी एक बताई है कि भाई मतलब
अनाप शनाप लेवल पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं। ठीक है, तो ये के हेमा कमेटी है जिसकी रिपोर्ट है फिल्म उद्योग से संबंधित, स्पेशली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित। भारत में हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है 1 से लेकर 7 सितंबर तक। नेशनल न्यूट्रिशन वीक। देखिए, भारत में खाने पीने के मामले में भैया भारत तो बहुत ही अनाप शनाप है, आपको पता है, कुछ तो ही खा रहा है ना। मोमोज खा लिए और फिर पता नहीं क्या क्या ही खाते जा रहा है। हेल्थ के लिए जहर की तरह नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, तो भाई न्यूट्रिशन मिलेगा कहां से? तो इसीलिए भारत में न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया जाता है 1 से लेकर 7 सितंबर को। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। भारत में 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी। सितंबर मंथ का जो शुरू के 7 दिन होते वो न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाए जाते हैं। ठीक है, हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन के महत्व को बढ़ावा देना, लोगों को इनके प्रति जागरूक करना, है ना, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को लोगों में चलन को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है इस वीक को मनाए जाने का। अब न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों है यह आपको तब समझ में आएगा जब आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में 36% बच्चे कुपोषित है, कुपोषण के शिकार है, न्यूट्रिशन नहीं है उनके पास पर्याप्त। ठीक है, इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं, 53% प्रेग्नेंट विमेन जो भारत में है, आयरन की कमी से जूझ रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बाहर का ही खाते रहेंगे, ओके कभी कभी खा लिया, वीकेंड में खा लिया, 15 दिन में, 1 महीने में खा लिया, ठीक है, डन, रोज तो प्रॉब्लम होगी, है ना, पचता ही नहीं भाई, क्या कैसे पचेगा? मैदे की आधी से ज्यादा चीजें बनती है, नूडल्स देख लो, मोमोज देख लो, कहां से पचेंगे? तो डाइजेस्ट ही नहीं होंगे तो फिर पेट से संबंधित विकार, और पेट से संबंधित विकार मतलब पूरी बॉडी में प्रॉब्लम, फिर इन फ्यूचर बहुत सारी बीमारियां हो सकती भाई, हाइपरटेंशन, शुगर, डायबिटीज। ये तो इंडिया डायबिटीज हब है। क्यों है? क्योंकि यही खा रहा है। ठीक है, एजुकेशन और अवेयरनेस, 40% लोग न्यूट्रिशन डाइट होती क्या इनके बारे में पता ही नहीं है इंडिया में, है ना। डिसीज, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, है ना, इन डिसीज में हर साल भाई 10% की वृद्धि हो रही है इंडिया में। इसीलिए नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है 1 से लेकर 7 सितंबर तक हर साल देश में। यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का कैंपस किस स्थान पर खोला जाएगा? तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन की बात करें तो इसका कैंपस खोला जाने वाला है गुरुग्राम में, भारत के गुरुग्राम में। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का एक कैंपस खोला जाएगा। यूनिवर्सिटी कहां की है? यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, गुरुग्राम, भारत के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर खोला जाएगा। वैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में लाई गई थी, उसमें इस चीज को परमिट किया गया था, इस चीज के बारे में प्रावधान किए गए थे कि भैया भारत में फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के परिसर की स्थापना और संचालन की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो शामिल कर दिया गया था, और हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2023 में यूजीसी इसने घोषणा की थी कि भैया भारत में विदेशी यूनिवर्सिटीज के भी कैंपस खोले जा सकते हैं। तो इसी के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन जुलाई 2025 में भारत में शुरू होने की उम्मीद है, गुरुग्राम में। ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी में भारत में सुधार करना और छात्रों को ग्लोबल कैरियर अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना, इंडियंस भी विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ सके, यह उद्देश्य है साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी को भारत में परमिट करने का। यूके या ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, इसका कैंपस कहां खुलेगा? गुरुग्राम में। अब ये मत बोलना सर राज्य बताओ, कमेंट करो राज्य कौन सा है, बिना गूगल करे। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है?
तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहले स्वदेशी रूप से विकसित एक प्रदूषण नियंत्रण पोत का निर्माण किया है जिसे समुद्र प्रताप नाम दिया गया है। आंसर हो जाएगा आंसर डी। समुद्र में जितना भी पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करना, ठीक है, समुद्र तटों पर तेल रिसाव को रोकना मुख्य उद्देश्य है समुद्र प्रताप का। क्या है ये? पॉल्यूशन कंट्रोल शिप है भारत का, स्वदेशी रूप से निर्मित, इंडियन कोस्ट गार्ड का स्वदेशी रूप से निर्मित पॉल्यूशन कंट्रोल शिप समुद्र प्रताप के नाम से गोवा में लॉन्च किया गया। विकास किसने किया है? तो विकास गोवा शिप यार्ड लिमिटेड के द्वारा ही किया गया और गोवा में ही से लॉन्च किया गया। ठीक है, यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो भारत के कोस्टल एरिया की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है ना, आर्म्ड फोर्स से 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया? तो भारत की जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है इसने दिल्ली का मुख्य सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है हाल ही में। किसको किया है भाई? तो यह है हमारे धर्मेंद्र कुमार। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, यहां पर देखिए धर्मेंद्र कुमार हैं। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने सीनियर आईएएस ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया है, तो आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र कुमार, आंसर बी। ठीक है, देखिए इनके पहले दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी कौन थे? नरेश कुमार, इन्हें हटाया गया और धर्मेंद्र कुमार अब दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। कहां से जानते हैं? एजीएमयूटी कैडर। ये कैडर अगर हम देखें 1989 का 1989, ठीक है, एजीएमयूटी कैडर है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी, इनका संयुक्त रूप से कैडर बनाया गया है एजीएमयूटी कैडर। तो 1989 बैच के इस कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं धर्मेंद्र कुमार, जो कि अभी तक वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब ये नए चीफ सेक्रेटरी बनेंगे कहां के? दिल्ली के। ठीक है, धर्मेंद्र कुमार। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे महारत्न कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो HPCL के नए चेयरमैन के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया है रजनीश नारंग को। किसको? रजनीश नारंग। आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में महारत्न कंपनी, HPCL और IOC इन दोनों के ही चेयरमैनों की नियुक्ति की है। HPCL के चेयरमैन की बात करें तो HPCL के चेयरमैन बने हैं रजनीश नारंग, जो कि हमारा आंसर था। कौन बने? रजनीश नारंग। इन्होंने पुष्प कुमार जोशी का स्थान लिया है। देखिए स्थान किसका लिया इसको छोड़ो, HPCL के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? रजनीश नारंग। और IOC लिमिटेड की बात करें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इसके चेयरमैन कौन बने? तो इसके चेयरमैन बने हैं सतीश कुमार वदुगुरी। दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। HPCL के चेयरमैन रजनीश नारंग, हमारा आंसर ले लिया हमने, रजनीश नारंग। और इसके अलावा IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड लगा दो तो लिमिटेड। ठीक है, इसके चेयरमैन सतीश कुमार वदुगुरी हाल ही में नियुक्त किए गए। तो दोनों को याद रखिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, महारत्न कंपनी है, तो पूछा जा सकता है। ओके, तो यहां पर हमने 2 सितंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप एक एक क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। जल्दी से देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने शूटिंग के किस इवेंट में गोल्ड जीता है? 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी। 30 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वधावन पोर्ट परियोजना की आधारशिला रखी? तो यह बनाया जा रहा है महाराष्ट्र राज्य में। राष्ट्रीय खेल दिवस पर रिटायर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो रीसेट प्रोग्राम है। 8th विमेन हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आयोजन किया जाएगा भारत के बिहार राज्य में।
प्रोजेक्ट सी बर्ड का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो वाइस एडमिरल राजेश धनखड़। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। मूडीज रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर कितना किया? 7.2%। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए शी बॉक्स पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया? तो यह है भारत का त्रिपुरा राज्य। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई के सीईओ के पद पर कौन है? तो गंजम कमलावी राव फसाई के वर्तमान में सीईओ के पद पर है ना। लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लीजिए। चेंजिंग इंडिया किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मनमोहन सिंह जी, भारत के फॉर्मर पीएम, है ना। चेंजिंग इंडिया। अर्जुन एरिगेसी शतरंज के खिलाड़ी है, भारत के, बहुत ही फेमस। लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य में सबसे कम मतदान हुआ है? तो यह राज्य है भारत का बिहार राज्य, जहां पर सबसे कम वोटिंग हुई परसेंटेज वाइज, है ना। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ले लीजिए। इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम क्या रखा गया? ल्यूपेक्स मिशन इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है? और किस राज्य ने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? तीनों क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।